नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। जब भी देखिए आपके पास कोई भी एक मेटल है, उस मेटल पे आपको मालूम है मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी उनके ऊपर कुछ ना कुछ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं। दूसरी तरफ आते हैं आपके पास एक और टर्म आती है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, वो स्पीसीज जिनके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, उनके ऊपर क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और उनके पास वो एबिलिटी हो कि वो उन या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फिर नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर सकें, तो उन्हें क्या बोला जाता है, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या है, वो स्पीसीज जिन पर या तो नेगेटिव चार्ज हो, यानी आप बोल सकते हो सिंपली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोल सकते हो आप इनको। लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ये लिगेंड क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, इस मेटल को दे देते हैं और एक क्या बॉन्ड बना लेते हैं, इस टाइप की बॉन्ड बना लेते हैं। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या हो, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा हो, मेटल सेंटर को दे रहा हो और एक क्या बना रहा हो, स्पेशल टाइप की बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो, उन टाइप के कंपाउंड को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसको बंद कर रखा है और क्या लिख रखा है हमने, एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मेटल जो भी है। एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिगेंड। और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने लिगेंड्स उसके साथ अटैच्ड है मेटल के साथ। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो देखिए अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की बात करूं तो जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। जो यहाँ पे एम है उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। हो सकता है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो, तो वो एटम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आयन भी हो सकता है। उसके बाद एल जो है वो क्या है, लिगेंड है। एन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब कितने लिगेंड उसके साथ जुड़े होंगे, उसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो यहाँ पे लिख रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जो सेंट्रल मेटल एटम है या फिर आयन है उसके साथ कितने आपके साथ लिगेंड्स जुड़े हुए हैं उसको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो चार टर्म्स तो ये हो चुकी हैं। उसके बाद एक टर्म आती है काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आपके पास आयन पड़ा है उसको क्या बोला जाता है, काउंटर आयन बोला जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो चीज पड़ी होती है उसको क्या बोला जाता है, काउंटर आयन बोला जाता है, जो उसको क्या करता है, एक तरह का बैलेंसिंग प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये समझने लगी टर्म्स थी ये कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। सबसे पहले क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, जब भी कोई लिगेंड क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्ज क्या करता है, मेटल को प्रोवाइड करवाता है, तो एक बॉन्ड बनती है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उन्हीं कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ये है और उसके बाद ये सारा कुछ इसमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक लिस्ट दे रखी है आपको कुछ कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास, एक ये कंपाउंड दे रखा है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमने ये क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा, कैटायन होगा। फर्स्ट नंबर पे जो लिखा होगा वो क्या होगा, कैटायनिक स्पीसीज होगा। तो ये क्या होगा आपके पास, कैटायन। और दूसरा जो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या बन जाएगा आपके पास, सारा का सारा एनायन बन जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे होगा वो क्या होगा, कैटायन होगा। जो सेकंड नंबर पे होगा वो क्या होगा आपके पास, एनायन होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपके पास पोटेशियम लिखा हुआ था तो ये क्या बन गया, कैटायन। और जो बाकी स्क्वायर ब्रैकेट थी वो सारी की सारी क्या बन चुकी है, एनायन। तो देखिए ब्रेक कैसे होगा, ये ब्रेक होगा इस टाइप से, किस में, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव में। ठीक है, ये इस टाइप में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कैटायन क्या हो गया, अलग हो गया, और एनायन क्या हो चुका है आपके पास, अलग हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हमने अलग अलग चीजें बता रखी हैं। यहाँ पे देखो जो सेंट्रल आयन है वो यहाँ पे क्या है, आयरन है। सेंट्रल आयन क्या हो चुका है आपके पास, आयरन हो चुका है। 2 पॉजिटिव कैसे निकलता है अभी वो भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल आयन क्या हो गया, आयरन। उसके बाद यहाँ पे लिगेंड कौन सा लगा हुआ है, CN। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने क्या बताया था, जितने उसके साथ लिगेंड्स अटैच्ड होंगे वो क्या होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कितने लिगेंड्स अटैच हैं, टोटल 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या हो गया, 6। ठीक है, अब देखिए चार्ज कैसे निकाला कि Fe2 पॉजिटिव कैसे निकला। देखिए आपको इसका यानी जो कि आयन है, मेटल आयन है, उस पर चार्ज निकालना होता है, कितना चार्ज है, कैसे निकाल लोगे। देखिए वैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सेम वही तरीका है। इसका आपने निकालना है तो क्या आ गया, X।
Cn क्या होता है, नेगेटिव लिगेंड होता है एक, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड होता है तो क्या आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -4। -4 कहाँ से आया, जो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है यहाँ से, ठीक है। तो x की वैल्यू जब आप निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा +2। तो इस कारण से ये क्या है, जो आयरन है वो क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे देखिए फिर से ये क्या है आपके पास कैटायन हो चुका है और ये क्या बन चुका है एनायन। तो ये ब्रेक कैसे होगा, 2K पॉजिटिव प्लस Cd यानी कैडमियम CN4 2 नेगेटिव में, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल आयन फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, कितनी आएगी 2 पॉजिटिव आएगी। तो कैडमियम इज इन 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड क्या है Cn और कोऑर्डिनेशन नंबर अब यहाँ पे देखो क्या आ चुका है आपके पास 4 आ चुका है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे 4। नेक्स्ट फिर अब देखिए यहाँ पे ये स्पीसीज जो है अब यानी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है अब वो कैटायन बन चुकी है, क्योंकि पहले अब क्या आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है, तो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा कैटायनिक होगा, और जो काउंटर आयन है वो क्या हो जाएगा आपके पास एनायनिक हो जाएगा। तो किस टाइप से ब्रेक होगा ये AgNH3 2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ठीक है। अब याद रखना जो अमोनिया होता है वो क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है इसका मतलब इस पर कुछ भी चार्ज नहीं होता। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं सेंट्रल एटम की तो क्या आ जाएगी x + 0 इज इक्वल टू +1। तो x के ऊपर क्या आ जाएगा +1 यानी सिल्वर की जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी +1 यानी सिल्वर क्या है यहाँ पे Ag+ में है, ठीक है। लिगेंड जो है आपके पास वो अमोनिया है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 ही लिगेंड अटैच्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, कॉपर और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स। अब देखिए फिर से ये क्या पार्ट बन जाएगा आपके पास कैटायनिक पार्ट बन जाएगा और ये क्या बनेगा एनायनिक पार्ट। तो ब्रेक कैसे होगा, ये इस टाइप से ब्रेक होगा, ठीक है। कॉपर अमोनिया 4 लगे हुए हैं 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हो इजिली, फिर से वही बात अमोनिया जो है न्यूट्रल लिगेंड है तो कॉपर के ऊपर उतना ही चार्ज आ जाएगा जितना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर है, तो क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव। लिगेंड है अमोनिया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4। उसके बाद लास्ट आपके पास क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, सेम उसी टाइप से ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3 पॉजिटिव और आपके पास 3Cl नेगेटिव बाहर चले जाएंगे। तो आप वाटर भी क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, वाटर भी क्या है न्यूट्रल लिगेंड है। अभी लिस्ट बता देंगे आपको कौन से न्यूट्रल होंगे कौन से नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ चुका है आपके पास क्रोमियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लिगेंड कौन सा है वाटर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4। देखिए आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर आते हैं आपके पास वो होते हैं 2, 3, 4, 5, 6। हायर कोऑर्डिनेशन नंबर भी होते हैं लेकिन ये क्या है जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसमें से सबसे ज़्यादा केसेस जो आपको देखने को मिलते हैं 4 और 6 के देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड देखने को मिलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के होंगे या किसके होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अब देखो अगर मैंने यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं तो 3 क्या हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के, एक 6 का, 2 का सिर्फ एक ही है, ठीक है। 3 के बहुत कम मिलते हैं, उसके बाद 5 के भी बहुत कम होते हैं कॉम्प्लेक्सेस आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। यहाँ इसमें से कुछ पूछना है, ये बेसिक था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कि काउंटर आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, सेंट्रल एटम क्या है, लिगेंड क्या है। नेक्स्ट आ जाइए टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पे। देखिए जो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है, एक तो हमने इसको डिवाइड किया है कैटेगरी में कि चार्ज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है कि किसके ऊपर जिस टाइप का चार्ज है, एक तो हमने उस तरीके की क्लासिफिकेशन करी है। दूसरी हमने करी है कि कितने डोनर एटम प्रेजेंट हैं किसी लिगेंड में, एक हमने उस तरीके से कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। कितने टाइप्स के होंगे डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज, एक होगा न्यूट्रल और एक के होंगे पॉजिटिवली चार्ज जो आपके पास लिगेंड्स होंगे। देखिए जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जितने भी आपके पास हैलोजेंस हैं, जितने भी हैलोजेंस हैं वो सब क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सारे के सारे क्या होंगे नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ गया Cn नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑक्सालेट,
ये भी क्या है, नेगेटिव। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास दो टाइप के डोनर एटम है। एक तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें तो नेगेटिवली चार्ज्ड, और एक क्या है आपके पास यहाँ पे ये न्यूट्रल लिगेंड। मतलब इसमें दो टाइप के लिगेंड है आपके पास, न्यूट्रल भी है और क्या है, नेगेटिवली चार्ज भी है। ये कौन सा एग्जांपल है, अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन, सबसे सिंपल, ठीक है। ये अमीनो एसिड है, ये भी क्या करता है, एक तरह का लिगेंड का काम करता है। तो जैसे जैसे और भी लिगेंड्स आते रहेंगे बताते रहेंगे, लेकिन ये कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। जनरली आपको यही देखने को मिलते हैं। उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड्स जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहला अमोनिया, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, वाटर। वाटर के बाद क्या आता है, EN। EN क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें CH2 NH2 CH2 NH2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इथाइलिन डाइअमीन। तो ये भी क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। समझ में लगी बात। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज, और भी बहुत सारे लिस्ट अभी देंगे जब करवाएंगे। पॉजिटिव चार्ज कौन से होंगे, देखो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो सबसे जनरल देखने को मिलता है वो क्या है, NO पॉजिटिव यानी नाइट्रोसिल, ठीक है। जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जनरली जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, नाइट्रोसिल। या फिर अगर आपके पास कोई प्रोटोनेटेड अमीन आ जाए, जैसे कि मान लीजिए NH4 पॉजिटिव, यानी मैंने क्या करा, अमोनिया को प्रोटोनेट कर दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस टाइप के लिगेंड्स आपको देखने को मिलेंगे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे। अदरवाइज पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होते हैं, या तो वो न्यूट्रल होंगे या क्या होंगे आपके पास, वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। समझ में लगा ये। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है आपके पास, ये था डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, कि चार्ज के बेसिस पे हमने उनको कैसे डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट जो है आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स। मान लीजिए आपके पास कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, उस स्पीसीज के अंदर आपके पास कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं, उसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, लिगेंड्स को डिवाइड करते हैं। देखिए जो सबसे पहला आपके पास आता है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनो का मतलब एक, डेंटेड का मतलब जितने उसके अंदर डोनेटिंग लिगेंड्स होंगे वो, ठीक है। मोनो का मतलब एक, देखिए जितने भी आपके पास हैलोजेंस हैं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सारे के सारे क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि इसके अंदर एक ही स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। वो कौन सा है, Cl, Br, F और I। वैसे ही आपके पास अगर हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो क्या आ गया, अमोनिया। उसके बाद वाटर मोलिक्यूल, ये भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड में क्या होंगे, एक से ज़्यादा स्पीसीज ऐसे होंगे, यानी एक से ज़्यादा आपके पास एटम्स ऐसे होंगे जिनके पास क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नेगेटिवली चार्ज होगा। जैसे कि अभी हमने करवाया था सबसे पहला एग्जांपल, क्या है ये, इथाइलिन डाइअमीन, यानी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में EN से, ठीक है। इसकी एब्रीवेशन क्या है, EN। इसमें देखो क्या है, दो डोनर एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, दोनों के दोनों क्या है, डोनर एटम है। उसके बाद ऑक्सालेट, देखो यहाँ पे क्या है, दो डोनर एटम्स हैं यहाँ पे भी, एक ये वाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों ही ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है OX से, ऑक्सालेट, ठीक है। इसमें तो देखो जो डोनर एटम्स थे वो क्या थे, सेम टाइप के थे। एक हमारे पास आता है कि डोनर एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जांपल अभी भी कराया था, ग्लाइसिन वाला, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्लाइसिन।
देखो यहाँ पे कौन से दो डोनर एटम है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अमोनिया के ऊपर यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये था आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, समझ में लगा ये। उसके बाद आपके पास है ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। ये ट्राइडेंटेड कैसे है, देखो यहाँ पे क्या है, 3 डोनर एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन क्या है, ये है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों नाइट्रोजन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए क्या हो चुका है आपके पास ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसका नेम लिख लीजिए। देखो यहाँ पे 2 आपके पास क्या है, इथाइलिन ग्रुप्स हैं, 2 इथाइलिन ग्रुप्स हैं। तो इसका नेम कैसे डलता है, देखिए डाई इथाइलिन। 2 क्या है आपके पास, इथाइलिन ग्रुप है, इस करके क्या आ गया, डाई इथाइलिन। और अमीन कितने हैं, 3 अमीन है टोटल, तो क्या आ जाएगा, ट्राई अमीन। ठीक है, 2 इथाइलिन ग्रुप है तो क्या आ गया, डाई इथाइलिन। 3 इसमें क्या है आपके पास, अमीन है, इस करके क्या आ गया आपके पास, ट्राई अमीन। जो मेन काम है वो किसका है, ट्राई अमीन का है यहाँ पे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, यूज कहीं पे नहीं होगा आगे ये। ठीक है, इसकी यूटिलाइजेशन आपके सिलेबस में कहीं पे भी नहीं दिखेगी आपको, लेकिन आपसे एग्जांपल में पूछा जा सकता है कि ट्राइडेंटेड लिगेंड का कोई एग्जांपल बताइए, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया ट्राइडेंटेड। उसके बाद आता है आपके पास टेट्राडेंटेड। देखिए टेट्राडेंटेड में कुछ भी नहीं करना, जहाँ पे एक अमीन है इसमें क्या कीजिए, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए CH2 से। बस क्या करना है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को क्या करना है, इस वाले ग्रुप से रिप्लेस कर देना। कैसे, देखिए CH2 NH2 NH CH2 NH2। देखिए यहाँ तक अभी मैंने बिल्कुल सेम बनाया है ट्राइडेंटेड जितना। अब क्या करना है, बस यहाँ से हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ पे क्या लगा दीजिए CH2 NH2। ठीक है, इस हाइड्रोजन को हटा के क्या करा है, CH2 NH2 लगाया। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने डोनर एटम हो गए हैं आपके पास, 1 2 3 और ये लास्ट वाला 4। तो यहाँ पे 4 डोनर एटम्स हैं, इस करके ये क्या हो चुका है आपके पास, टेट्राडेंटेड हो चुका है। इसका नेम क्या पड़ेगा, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 इथाइलिन ग्रुप हैं, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, ट्राई इथाइलिन। अमीन कितने टोटल, 4, तो क्या आ जाएगा, टेट्रा अमीन। समझ में लगे। ठीक है, सबसे पहले मोनोडेंटेड जिसमें सिर्फ एक ही डोनर एटम होगा, बाइडेंटेड जिसमें 2 डोनर एटम होंगे, दोनों डोनर एटम सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। उसके बाद ट्राइडेंटेड आपके पास आ गया डाइथाइलिन ट्राइअमीन। उसके बाद टेट्राडेंटेड क्या आ गया आपके पास, ट्राइथाइलिन टेट्राअमीन। इसके सिर्फ एग्जांपल पूछे जा सकते हैं कि ट्राइथाइलिन या फिर ट्राइडेंटेड और टेट्राडेंटेड का कोई एग्जांपल बताइए कौन सा होगा, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास पेंटाडेंटेड का एक एग्जाम्पल। पेंटाडेंटेड से पहले एक हेक्साडेंटेड का लिखिए, उसी से पेंटाडेंटेड बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेड कौन सा पढ़ा है आपने, अभी 5 को छोड़ते हैं, पहले हेक्साडेंटेड लिखते हैं। हेक्साडेंटेड का एग्जांपल एक ही है आपके सिलेबस में, EDTA। नेम इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, यानी EDTA। EDTA जो है वो क्या है, एक हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। EDTA क्या होता है, एक हेक्साडेंटेड लिगेंड। देखिए कैसे बनता है, CH2 देखो पहले तो क्या था, इथाइलिन था, सबसे पहले मैंने इथाइलिन बना दिया CH2। उसके बाद क्या है, डाइअमीन है, साथ में मैंने क्या कर दिया, डाइअमीन लगा दिया, मतलब दोनों तरफ क्या है इसके अमीन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेट्रा एसीटेट है। क्या है, टेट्रा एसीटेट। एसीटेट क्या होता है, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव।
CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। तो ये क्या, देखो टेट्रा एसीटेट थे, इस करके मैंने क्या कर दिया, 4 एसीटेट ग्रुप यहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये क्या बन चुका है आपके पास, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। अब देखिए यहाँ पे हेक्साडेंटेट कैसे बनेगा ये बताइए आप। हेक्साडेंटेट देखो 4 तो ये डोनर एटम साइडों पे लग रखे हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, 4 तो ये हो गए, और 2 क्या हैं ये जो बीच में नाइट्रोजन लगे हुए हैं, इनके ऊपर भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये भी तो डोनेट कर सकते हैं। तो टोटल क्या है, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अब अगर मैं इसके चार्ज की बात करूं, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, चार्ज -4। देखो ये 4 तो आपको दिख ही रहे हैं नेगेटिव चार्ज, ये जो 4 नेगेटिव चार्ज है इनका चार्ज तो होगा ना। तो इस पर अगर हम चार्ज की बात करें तो क्या आ जाएगा, -4। तो ये क्या आ गया आपके पास, हेक्साडेंटेट लिगेंड। देखो हेक्साडेंटेट से पेंटाडेंटेट जाने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्या करना है, बस एक ये हटा के ग्रुप, इस पे क्या कर दीजिए, H लगा दीजिए। एक ग्रुप हटा के, मतलब क्या करना है, टेट्रा एसीटेट को क्या कर देना, सिंपली ट्राई एसीटेट कर देना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पेंटाडेंटेट। इथाइलिन डाइअमीन, अब क्या हो जाएगा, टेट्रा की जगह ट्राई एसीटेट हो जाएगा। वो सेम है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। यहां पे अब क्या कर दिया, H लगा दिया उसको हटा के। बन गया ये पेंटाडेंटेट। कैसे, 1 2 3 4 और 1 5, ये क्या बन गया आपके पास, पेंटाडेंटेट लिगेंड। ठीक है, समझने लगा यहाँ पे, कोई डाउट इसमें? अगर ये समझने लग गया तो नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास हो गया डेंटेट के मतलब कि कितने डोनर एटम है उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, हाँ वो मोनोडेंटेड लिगेंड जिनके अंदर क्या हो, एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हो, लेकिन एक टाइम पे क्या करे, एक ही डोनेट करे, उनको क्या बोला जाता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। सिंपल एग्जांपल लिखिए, ये क्या है आपके पास, एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे क्या है, सल्फर के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या है, जो डोनेशन है मेटल को, वो सल्फर भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है, ठीक है, सल्फर भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, एक ही एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोला जाता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो क्या हो सकता है, इस टाइप की बॉन्ड बन सकती है, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सल्फर ने मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। और हो सकता है ये इस टाइप से भी हो कि जो मेटल को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं वो नाइट्रोजन ने दिए हैं। इसको बोला जाता है थायोसाइनेट, ठीक है, थायोसाइनेट, इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। ये क्या है, थायोसाइनेट, और ये क्या, आइसोथायोसाइनेट बोला जाता है। वैसे ही आपके पास देखिए जो नाइट्रो वाला है उसमें क्या है, 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हो सकता है बॉन्ड इस टाइप से बनी हो, मतलब कि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और हो सकता है कि बॉन्ड इस टाइप से बनी हो कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। वैसे ही वहाँ पे कार्बन है, हो सकता है कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, और हो सकता है कि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ये क्या होता है, साइनेट, ये क्या होता है, थायोसाइनेट। मतलब यहाँ से पता चलता है जो डोनेशन है वो क्या है, कार्बन से हो रही है, और अगर वो बोल देंगे हम आइसो बोल देंगे तो नाइट्रोजन के थ्रू हो रही है, साइनेट, आइसोसाइनेट, ठीक है। तो इस टाइप के लिगेंड्स को क्या बोला जाता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, कि वो मोनोडेंटेड लिगेंड जिनमें क्या हो, एक से ज़्यादा डोनर एटम्स हों, लेकिन एक टाइम पे क्या करे, एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, उनको क्या बोला जाता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, समझ में लगा है। उसके बाद इनको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आते हैं आपके पास चिलेटिंग लिगेंड्स। पढ़ा चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, बस वही पढ़ना है, चिलेटिंग लिगेंड्स।
देखिए क्या है, जो मोनोडेंटेड लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू दोज हु फॉर्म्स हायर डेंटेड लिगेंड्स। मान लीजिए, देख लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेटल है, इसके साथ मैंने क्या कर दिया, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स लगा दिए, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू दोज जिसमें क्या होंगे, बाइडेंटेड लिगेंड लगे होंगे। कोई भी एक बाइडेंटेड का अगर हम एग्जांपल देखें, सबसे सिंपल एग्जांपल लिख रहे हैं, इस टाइप का। देखिए यहाँ पे क्या करा मैंने, मेटल के साथ क्या लगाए हैं, 2 इथाइलिन डायमीन लगाए हैं। इथाइलिन डायमीन क्या होता है, बाइडेंटेड होता है, मतलब क्या है, दोनों नाइट्रोजन क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। कैसे, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड एक रिंग बन रही है। वैसे इधर अगर आप देखें तो इधर भी 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1 2 3 4। तो देखिए जो 5 मेंबर्ड रिंग बनती है ये क्या करती है, कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तभी कहा गया है कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, मतलब कि जो एक से ज़्यादा डोनर एटम्स वाले होते हैं और वो क्या करते हैं, किसी टाइप का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दें, तो उनको क्या बोला जाता है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड्स जो क्या कर सकते हैं, रिंग्स बना सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है, जो 5 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 5 मेंबर्ड चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। मतलब क्या है, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है यही वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम रिंग का साइज क्या कर दें, बड़ा कर दें, मतलब जैसे कि 6 या 7 या 8 वाली रिंग बनाएं, तो क्या हो जाएगा, उसमें हिंड्रेंस आनी शुरू हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन एक और केस देखिए यहाँ पे, अगर हम बात करें कि 6 मेंबर्ड भी क्या हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन वो तभी स्टेबल होंगे अगर उसके अंदर क्या होगी, कोई ना कोई अनसैचुरेशन होगी। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है आपके पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन इसका क्या है, नाम है। अब देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, कीटोनोल टोटोमरिज्म होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है। तो मतलब क्या है, ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इस टाइप में भी ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चलिए इसका अब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पे देखो 2 डोनर एटम है, एक ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला ऑक्सीजन, तो बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। अब अगर मैं इसका एक कॉम्प्लेक्स बनाऊं, देखिए कितने मेंबर का बन रहा है, 6 मेंबर का, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो देखिए वैसे तो क्या होते हैं, जो आपके पास 5 मेंबर होते हैं वो ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन 6 मेंबर कॉम्प्लेक्सेस भी स्टेबल हो सकते हैं अगर उनके अंदर क्या हो, कहीं ना कहीं पे अनसैचुरेशन हो। मतलब क्या हो, कहीं ना कहीं पे क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे भी 6 मेंबर बन रहा है वो तभी स्टेबल होगा अगर उसके अंदर क्या होंगी, डबल बॉन्ड होगी, और अदरवाइज क्या होगा, 5 मेंबर ही स्टेबल होगा। तो एक एग्जांपल है एसिटाइल एसीटोन का, ये एग्जांपल पूछा जा सकता है कि कोई कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा जिसके अंदर क्या होगा, 6 मेंबर्ड भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो 6 मेंबर्ड के लिए सिर्फ क्या है, एसिटाइल एसीटोन, जिसमें क्या होंगे आपके पास डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे। डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं 6 मेंबर्ड वाले। समझ में लगा ये चिलेटिंग लिगेंड का केस। वैसे तो क्या होगा, 5 मेंबर्ड के स्टेबल होंगे, लेकिन अगर कहीं पे क्या आ जाए आपके पास, अनसैचुरेशन आ जाए, मतलब क्या हो, डबल बॉन्ड आए, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास लिगेंड्स का। उसके बाद हाँ, एक चिलेटिंग लिगेंड और लिख लीजिए जिसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निकल DMG। निकल DMG क्या होता है, डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइन, डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइन। अब देखिए डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइन क्या होता है, पहले वो देखते हैं, स्ट्रक्चर हम बनाएंगे बाद में।
ये है आपके पास डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइन। अब देखिए ये क्या करता है, निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है कुछ इस टाइप का। यहाँ पे देखिए क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आपको इस स्ट्रक्चर अच्छे से इसको याद कर लेना है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द निकल डीएमजी स्ट्रक्चर इज, ठीक है। निकल डीएमजी स्ट्रक्चर के अंदर कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं? टोटल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये है और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ये है, ठीक है। उसके बाद पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड्स कितनी होती हैं? इसके अंदर नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कोई भी बॉन्ड नहीं बनी हुई, ठीक है। समझ में लग रही है बात। सबसे पहले क्या पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितनी होती हैं? 2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कितनी बॉन्ड्स होती हैं? नाइट्रोजन नाइट्रोजन की डायरेक्ट बॉन्ड कोई भी नहीं होती है इसके अंदर। उसके बाद पूछ सकते हैं आपके पास निकल ऑक्सीजन की, सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी बॉन्ड्स होती हैं टोटल? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्या होती है टोटल? 4 बॉन्ड्स होती हैं। एक बॉन्ड ये रही, दूसरी, तीसरी और चौथी बॉन्ड ये रही, ठीक है। इसके अंदर डबल बॉन्ड्स कितनी होती है? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड्स कितनी होती हैं? क्या होगी आपके पास? 4 बॉन्ड्स होती हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास निकल डीएमजी का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाइए स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पे। नेक्स्ट है EAN रूल। देखिए EAN रूल, इस पे न्यूमेरिकल आपके पास आ जाता है कभी कभी। EAN रूल क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN रूल क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये क्या थी? एक थ्योरी थी जिसने दी थी, उसका नाम था सिडविक, ठीक है। सिडविक भी बोल देते हैं और इसको सिविक भी बोल देते हैं। सिडविक की थ्योरी थी। देखो ये क्या कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, तभी स्टेबल होगा अगर उसकी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो क्या हो? इक्वल टू एनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब क्या था, इसके थ्रू हम क्या कर सकते थे? किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को पता कर सकते थे। देखिए क्या कहा गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स तभी स्टेबल होगा अगर उसका जो अफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो क्या आ जाए, उसकी मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल आ जाए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल आ जाए। तो देखिए सबसे पहले EAN रूल निकालते कैसे हैं हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड्स। ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल आयन, जितने भी मेटल आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय अ लिगेंड। तो हम उसको क्या करेंगे, बाद में चेक करेंगे कि वो क्या नोबल गैस के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी होती है? 2 हीलियम की, 8 नियोन की, 18 क्या इसकी होती है? आर्गन की, 36 किसकी होती है? क्रिप्टन की, 54 किसकी होती है? जीनन की। मतलब क्या है, अगर आपके पास कहीं पे भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आ रहा है वो इसके इक्वल आएगा तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्टेबल होगा। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, उनको हम देखते हैं। इन दो कॉम्प्लेक्स का हमने क्या करना है? स्टेबिलिटी चेक करनी है अकॉर्डिंग टू अफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, क्या आएगी? Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव। अब देखिए आयरन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 26। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 26। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं Fe2 पॉजिटिव की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? 24। तो यानी आपके पास नंबर ऑफ मेटल आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल आयन कितने हो गए? 24। उसके बाद आपको क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड। देखिए एक लिगेंड क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हमेशा।
एक लिगेंड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 लिगेंड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, 6 लिगेंड कितने के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन। कैसे आया, 2 × 6 करके। तो अब देखो 24 आपके पास यहाँ से आया था, 12 आपके पास यहाँ पे आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 36। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी EAN क्या आ गया, 36। तो क्या 36 किसी से मैच करता है, यस, क्रिप्टन से मैच करता है। तो यानी क्या है, इनर्ट गैस से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम देखते हैं। इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3, क्रोमियम इज इन +3। क्रोमियम +3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन देगा, चेक कर लेना, 21 हो गए। ठीक है, क्रोमियम का क्या होता है, 24 एटॉमिक नंबर होता है, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 21 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कितने लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं। 6 लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, 12। टोटल कितना हो गया, 33। क्या ये किसी इनर्ट गैस से मैच करता है, नहीं करता। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सिग्विक थ्योरी ये क्या था, अनस्टेबल था। ठीक है, लेकिन सिग्विक की थ्योरी में बहुत सारी कमियां थी, कोई इतने स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस को भी क्या कहा गया था, अनस्टेबल कहा गया था EAN के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद हम वर्नर्स थ्योरी पे जाते हैं। ठीक है, समझ में लगा ये। यहाँ से EAN आप पे निकालने के लिए आ सकता है कि कैलकुलेट द EAN फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। आई थिंक किसी ने पूछा भी था EAN पे मेरे से एक बार क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वर्नर्स थ्योरी पे। देखिए वर्नर्स थ्योरी क्या कहता है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करता है, 2 टाइप्स की वैलेंसीज शो करता है। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, 2 टाइप्स की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, यहाँ पे एक लिख लेते हैं मेटल, यहाँ पे आपके पास कोई भी एक वाइड एनायन हो जाए। वो क्या कह रहा है, जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं नेगेटिव आयंस ओनली। जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद और क्या था, जो आपके पास प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं ये क्या होती हैं, आयनाइजेबल होती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसीज होते हैं वो क्या होती हैं, नॉन आयनाइजेबल। जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो क्या बताती हैं आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड बताती हैं। देखो यहाँ पे अभी चलिए एक और देखिए, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो आपको क्या बताती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती हैं। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से, और इसको क्या किया जाता है, थिक लाइन से। थिक लाइन बोल दीजिए या फिर सिंपल लाइन से बोल दीजिए। ठीक है, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो सबसे पहली बात क्या है कि आपके पास प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, इसका मतलब क्या बात कर रहा है, यहाँ पे हम काउंटर आयन की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो आपको मालूम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी ब्रेक नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अगर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रेक नहीं होता इसका मतलब ये तो आयनाइजेबल नहीं हुआ। तो आयनाइजेबल कौन होगा, काउंटर आयन आयनाइजेबल होता है। इस करके जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है, आपके पास काउंटर आयन की बात कर रहे हैं। उसके प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस ओनली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आयंस ही होते हैं जो पीछे वाली साइड होते हैं। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो आपके पास प्राइमरी वैलेंसीज होती है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयन ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, कोई और इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज में क्या कहा था, देखो अब आपने लिगेंड्स देखे, हम क्या करते हैं, CN लिगेंड भी ले लेते हैं, अमोनिया भी ले लेते हैं और वाटर भी ले लेते हैं। CN क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, वाटर क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो क्या कहा गया, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल स्पीसीज। मतलब कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो क्या है, न्यूट्रल भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी कर सकते हैं। अब देखिए जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे रिलेटेड होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट से। अब आपको मालूम है जब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। वो चार्ज क्या बताएगा, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को बताएगा। तो इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो क्या बताती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि मतलब कितने लिगेंड उसके साथ अटैच्ड हैं वो उसके बारे में बताती हैं।
प्राइमरी वैलेंसीज जो है वो डॉटेड लाइन से दिखाई जाती हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो क्या दिखाई जाती हैं, थिक लाइन से। देखिए अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स की बात करूं, कोबाल्ट Cl3 6 अमोनिया, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको किस टाइप से आप लिख पाएंगे। आपको मालूम है अमोनिया जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या है, कोबाल्ट के पास तो अमोनिया तो आएगा ही आएगा, ठीक है। Cl तो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। नेगेटिव भी कर सकता है लेकिन अभी तो सिर्फ क्या करेगा, ये न्यूट्रल के अकॉर्डिंग देखते हैं अभी हम। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रल कितने लिगेंड्स हैं, 6। मैंने इसको 6 के 6 लिगेंड यहाँ पे लगा दिए। और आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहीं पे बंद कर देना पड़ेगा क्योंकि और हम यहाँ पे लगा ही नहीं सकते। तो बाकी के Cl क्या आएंगे, बाहर आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अमोनिया है, ये क्या है, न्यूट्रल है। उसके बाद ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, प्राइमरी वैलेंसी हो गया। और देखो नेगेटिव आयन ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसी से यहाँ से आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाल सकते हो। और ये क्या है, आयनाइजेबल भी है। अब देखिए अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स की और बात करूँ, इसकी बात करूं, अब देखिए यहाँ पे आपके पास, चलिए इसको 3 कर दीजिए। अब जब आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसका देखिए कॉम्प्लेक्स किस टाइप से बनेगा, अमोनिया आ गए 5 के 5। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कोबाल्ट का, लेकिन यहाँ पे अमोनिया कितने आए अभी, 5, यानी इसके पास अभी एक और क्या है, लिगेंड आ सकता है। तो वो कौन सा लिगेंड होगा, Cl। अब देखो अभी हमने यही बात की थी, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो न्यूट्रल से भी सेटिस्फाई हो सकती है और नेगेटिव वाले से। अब देखो एक Cl यहाँ पे आ गया तो बाकी का Cl कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से है। अब देखो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 5 अमोनिया लग गए, ठीक है, 5 तो ये अमोनिया लग गए। ये वाला Cl जो है प्राइमरी वैलेंसी भी शो करता है और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करता है। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप इस लाइन से दिखाओगे क्योंकि ये प्राइमरी भी शो कर सकता है और सेकेंडरी भी शो कर सकता है। और बाकी के 2 जो होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ही शो करेंगे। इसको कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से था आपके पास वर्नर्स थ्योरी, और कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आइसोमराइजेशन पे। हाँ, सिर्फ इसने इसी आयन की बात करी थी कि इसी टाइप के कॉम्प्लेक्सेस की बात करी थी सिर्फ, ठीक है। वर्नर्स थ्योरी की यही तो लिमिटेशन थी कि सिर्फ इसने यहीं पे आके इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आइसोमराइजेशन पे। आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर तो सेम हो लेकिन क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल और दूसरा कौन से होते हैं, स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब क्या होता है, स्पेस। स्टीरियो का मतलब क्या होता है, स्पेस। मतलब क्या है, चलिए अभी पहले एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रक्चर में आपके पास कौन से होते हैं, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेट। हाइड्रेट जो है एक तरह का क्या है, आयनाइजेशन का ही पार्ट है। उसके बाद क्या है, लिंकेज आइसोमरिज्म। उसके बाद आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। उसका स्टीरियो का मतलब क्या है, स्पेस के अंदर क्या हो, अगर एटम्स की अरेंजमेंट क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये क्या है, 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल आपने पढ़े हैं, कौन से होते हैं ज्योमेट्रिकल, सीस एंड ट्रांस। दूसरे क्या होते हैं, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में क्या देखते हैं हम, मिरर इमेज देखते हैं जनरली, ठीक है। तो ये है आपके पास टोटल स्ट्रक्चरल में, जिसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर में फर्क आ जाएगा, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। ये 4 तरह के हो गए आपके पास। स्टीरियो कौन से हो गए आपके पास, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल करेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले है आपके पास आयनाइजेशन।
सल्फेट वाला होता है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, वायलेट कलर का होता है। अब देखिए आयनाइजेशन में क्या होता है, अब ये कौन सी वैलेंसी है, नेगेटिव है, मतलब प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। और ये कौन सी है आपके पास, नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या होगी आपके पास, प्राइमरी होगी। तो ये क्या हो सकती हैं, आपस में क्या कर सकती हैं, अपने आप को इंटरचेंज कर सकती हैं। जब ये अपने आप को इंटरचेंज कर सकती हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए सल्फेट आयन तो क्या आ गया, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया, और Br क्या चला गया आपके पास, बाहर चला गया। तो देखिए जो ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है इसका कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आपके पास जो नेगेटिव स्पीसीज है वो क्या कर ले, आपस में अपना पोजीशन चेंज कर ले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड और आउटसाइड, उसको क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन, आइसोमरिज्म। अब देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है। अब देखिए मान लीजिए मैंने आपको दो कंपाउंड्स दिए, एक कंपाउंड था A और एक कंपाउंड था B। आपको नहीं पता कौन सा A है और कौन सा B है। ठीक है, आपको नहीं पता कौन सा A है और कौन सा B है। देखो आपने क्या करा, A में एक बार तो क्या डाल दिया, बेरियम क्लोराइड डाल दिया, और एक बार क्या डाल दिया उसके अंदर, AgNO3 डाल दिया। ठीक है, ए के अंदर क्या डाल दिया, एक बार तो बेरियम क्लोराइड डाल दिया और एक बार क्या डाल दिया, AgNO3 डाल दिया। अगर बेरियम क्लोराइड डालने पर प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, इसका मतलब वो किसके प्रेसिपिटेट होते हैं, वो बेरियम सल्फेट के होते हैं। इसका मतलब क्या है, उस केस में क्या होगा आपके पास, सल्फेट क्या होगा, बाहर होगा, और AgNO3 डालने पर वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी साइड, मान लीजिए बी में मैंने क्या करा, बेरियम सल्फेट डाला, बेरियम क्लोराइड डाला, और यहाँ पे क्या डाला, AgNO3। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं बनेगा, बेरियम क्लोराइड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, Br बाहर है, और Br बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे मैंने AgNO3 डाला तो क्या बन जाएंगे, AgBr के येलोइश प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो जैसे येलोइश प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, इससे हमें पता चल जाएगा जो ब्रोमीन है, यानी जो ब्रोमाइड आयन है, वो क्या है, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म क्या है, आयनाइजेशन का ही एक तरह का एग्जांपल है। ठीक है, हाइड्रेट क्या है, आयनाइजेशन का ही एग्जांपल है। हाइड्रेट में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आउटसाइड से इनसाइड में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये क्या है, Cl। ये क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे कि आपके पास क्या हो जाएगा, Cl मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अंदर आने शुरू हो जाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, H2O4 रह जाएंगे, Cl2 हो जाएंगे, बाहर Cl1 रह जाएगा, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट में क्या हो जाएंगे, वो 3 हो जाएंगे। तो वर्नर थ्योरी फेल हो जाती है। ठीक है, वर्नर थ्योरी बिल्कुल फेल हो जाती है। वर्नर थ्योरी ने जो भी कहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ छोटे कॉम्प्लेक्सेस पे लगती थी वो चीज़ें, बड़े कॉम्प्लेक्सेस पे लगनी बंद हो जाती थी। तभी उसके बाद VBT आती है आपके पास, VBT के बाद फिर क्या आती है आपके पास, CFT आती है। तो ये क्या है, जैसे जैसे लिमिटेशंस आती रहती हैं। देखो अब ये वाले कॉम्प्लेक्सेस क्या दिखाना शुरू करते हैं, हाइड्रेट आइसोमरिज्म दिखाना शुरू कर देते हैं। हाइड्रेट आइसोमरिज्म दिखाते ही क्या होता है, वर्नर थ्योरी क्या हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, उसके बाद आयनाइजेशन हो गया, हाइड्रेट हो गया। दूसरा क्या आता है, लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म कौन से लिगेंड दिखाते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या दिखाते हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म। जैसे कि CO इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। देखिए ये क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है, अभी बताया था। ठीक है, डोनेशन क्या है, ऑक्सीजन से भी हो सकती है और नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकती है। तो दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, जिसमें 5 आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू डोनेशन हो रही है। तो ये क्या आ गया आपके पास, लिंकेज आइसोमरिज्म। क्या हो जाएगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड के केस में होता है ये। डोनेशन क्या होता है, डिफरेंट लिगेंड्स क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या कर रखा है, नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। देखिए इस कारण से क्या होता है, कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया था जब लास्ट चैप्टर कराया था।
ठीक है, कलर किस कारण से होता है, नेचर ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है तो अलग कलर आएगा, नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है तो अलग कलर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में देखिए मैं दो कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर क्या है, कैटायनिक पार्ट भी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और एनायनिक पार्ट भी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं और भी। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ क्या लगा हुआ है, अमोनिया लगा हुआ है, और यहाँ पे क्रोमियम के साथ क्या लगा हुआ है, वाटर लगा हुआ है। ठीक है, कोबाल्ट के साथ अमोनिया और क्रोमियम के साथ क्या लगा हुआ है, वाटर लगा हुआ है। नेक्स्ट केस में क्या होता है, ये आपस में लिगेंड्स को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोबाल्ट के साथ तो क्या लग जाएगा, वाटर लग जाए, और क्रोमियम के साथ क्या लग जाए, आके अमोनिया लग जाए। तो इस टाइप के लिगेंड्स को क्या बोलता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। देखो क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन क्यों बोला गया है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर के लिगेंड्स क्या हो रहे हैं, आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो इस टाइप के आइसोमरिज्म को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, तो चार तरीके से आइसोमरिज्म है। आयनाइजेशन, जिसमें क्या होंगे, काउंटर आयन जो और इनर में नेगेटिव आयन होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रेट। हाइड्रेट्स नाम से पता चल रहा है वाटर है। ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, बाहर वालों से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म वो शो करते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड जो होते हैं। ठीक है, किसी केस में तो जो आपके पास डोनर एटम है वो एक एटम है, ठीक है, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, अगला एटम हो जाएगा कोई। ठीक है, वैसे और भी कौन कौन से शो कर सकते हैं, SCN, CN, ये सारे क्या शो कर सकते हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स हैं वो क्या हो जाए, दूसरे कोऑर्डिनेशन के स्फीयर के लिगेंड के साथ क्या कर जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो उनको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल समझ लीजिए, ऑप्टिकल कल करेंगे। देखिए हमने जो बात करनी है मेन 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की करनी है, आइसोमरिज्म जियोमेट्रिकल। स्टीरियो का फर्स्ट पार्ट है जियोमेट्रिकल। देखिए आपने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है डबल बॉन्ड के केस में सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म पढ़ रखा है, सिंपल सा। दो अगर आपके पास सेम एटम ऑपोजिट साइड में हो तो उसको क्या बोलता है, ट्रांस बोला जाता है, और अगर सेम साइड पे उसको क्या बोला जाता है, सिस बोला जाता है। उसी के बेसिस पे यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कॉम्प्लेक्सिस 4 में भी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी एग्जिस्ट करता है और 6 में भी एग्जिस्ट करता है। अब देखिए 4 वाले में अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूँ Ma2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स की, Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, जैसे कि प्लेटिनम Cl2 अमोनिया 2, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या होगा, या तो दोनों के दोनों Cl क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, और अमोनिया ऑपोजिट हो गए। ठीक है, हो सकता है Cl एक साइड पे हो और अमोनिया क्या हो एक साइड पे। इसको क्या बोला जाता है, सिस्प्लेटिन। इसको क्या बोला जाता है, सिस्प्लेटिन। और ये क्या है, एक एंटी कैंसर ड्रग है, ये पूछा जा सकता है। सिस्प्लेटिन जो है एक एंटी कैंसर ड्रग है, और इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसप्लेटिन। सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग है, और ये जो आपके पास डीएनए बेसिस होते हैं उसमें जो गुआनिन होता है उसके साथ लिंक करता है। ठीक है, गुआनिन के साथ लिंक करता है। तो ये था आपके पास Ma2B2 टाइप। वैसे ही आपके पास क्या है, Ma3B लगा लीजिए या फिर MaB3 लगा लीजिए, एक ही बात है। इसका एग्जाम्पल है आपके पास A2BC और AB2C। मतलब क्या होंगे, दो लिगेंड्स तो एक जैसे होंगे और दो लिगेंड्स क्या होंगे, अलग होंगे। वहाँ पे भी आपके पास इस टाइप का आइसोमरिज्म देखने को मिल सकता है, जैसे कि ये वाला अगर हम एग्जांपल की बात करें। देखो इसमें हमने देखना क्या है कि अब हमारे पास दो लिगेंड सेम है, पिरिडीन, ये क्या है, PY क्या होता है, पिरिडीन लिगेंड होता है। अब देखिए क्या है, अगर पिरिडीन दोनों में सेम साइड पे है
तो वो क्या हो जाएगा, सिस। ठीक है, पिरिडीन अगर दोनों में सेम साइड पे तो क्या होगा, सिस। और अगर पिरिडीन क्या है, ऑपोजिट साइड में है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस। पिरिडीन अगर सेम साइड पे है तो सिस, और अगर पिरिडीन क्या है, ऑपोजिट साइड पे है तो ट्रांस हो जाएगा। समझ में लगा है? तो ये तो था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म। वैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर भी आपके पास क्या है, सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म हो सकता है। अगर हम सिंपल से एक एग्जांपल की बात करें, MA4B2 टाइप का, MA4B2 टाइप। MA4B2 टाइप का मतलब क्या है, आपके पास 4 लिगेंड्स तो एक तरह के होंगे और 2 लिगेंड्स क्या होंगे, एक तरह के होंगे। 4 लिगेंड्स एक तरह के और 2 लिगेंड्स एक तरह के। जैसे कि मान लीजिए अब ये वाटर मॉलिक्यूल है एक, और बाकी 4 क्या हैं आपके पास, अमोनिया के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जो 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट हैं। अगर ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांस। ठीक है, और दूसरे में क्या है, अगर मैं इसको NH3 को यहाँ ले आऊँ और अमोनिया को किसी भी एक दूसरी पोजीशन पर रिप्लेस कर दें हम, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी OH2 आएगा, ये H2O नहीं लिखेंगे, ये क्या बन जाएगा, सिस आइसोमर। तब क्या बन जाएगा, ये सिस आइसोमर। मतलब क्या है, अगर बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन पे पड़े हैं, अगर बिल्कुल ऑपोजिट पे है तो ट्रांस, और अगर कोई और पोजीशन आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सिस पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, MA4B2 टाइप। वैसे ही आपके पास एक और है MA3B3 में। इसके अंदर हम स्पेशल टाइप के आइसोमरिज्म की बात करते हैं, वो देखिए क्या है, एक तो मैंने क्या करा, ये तीनों अमोनिया एक साइड लिख दिए और तीनों वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिए, एक साइड पे लिख दिए। ठीक है, 3 जो ये अमोनिया थे वो एक साइड पे लिख दिए, और जो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर दिया, एक साइड पे लिख दिए। तो इस टाइप के आइसोमर्स को बोला जाता है फेशियल आइसोमर। क्या बोला जाता है, फेशियल आइसोमर, और शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको फैक आइसोमर। ठीक है, फेशियल आइसोमर और फैक आइसोमर ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फेशियल और मेरिडोनियल से। और अगर मैं इनकी पोजीशन रिवर्स कर दूं, मतलब किसी भी एक को दूसरी पोजीशन पे मैं शिफ्ट कर दूं, देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी लिगेंड साथ साथ नहीं पड़े। यहाँ पे 2 अमोनिया साथ पड़े, यहाँ पे 2 वाटर, और ये सारे क्या हो चुके हैं, अब अलग हो चुके हैं। जहाँ पे इस टाइप की सिमेट्री ना देखने को मिले उनको क्या बोला जाता है, मेरिडोनियल आइसोमर। मेरिडोनियल आइसोमर या फिर मर आइसोमर। ठीक है, मेरिडोनियल आइसोमर या फिर मर आइसोमर। देखिए अगर एक ही फेस पे हो, तीनों क्या हो, एक ही फेस पे हो, तो उसका बोलता है फेशियल, और अगर एक ही फेस पे ना हो तो वो क्या हो जाता है, मेरिडोनियल आइसोमर। ठीक है, तो ये था आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कल करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म।